स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है। नंबर 1 इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे होता है चार्जेस, और दूसरा वर्ड है यहाँ पे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसी स्टडी है या फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिनमें हम ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट की हालत में पाए जाते हैं। याद रखें, चार्जेस जो हैं या करंट जो है ये दो तरह का हो सकता है। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्या मतलब हुआ? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्जेस एट रेस्ट, वैसे ही इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब है चार्जेस एट मोशन। क्योंकि डायनामिक्स जो है इसका मतलब क्या होता है? मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली दो तरह के चार्जेस लेते हैं। एक ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट की हालत में पाए जाते हैं और दूसरे ऐसे चार्जेस जो कि मोशन की हालत में पाए जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में स्टडी नहीं करना, बल्कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि ऐसे चार्जेस को स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट की हालत में हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन जो है उससे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द branch of physics which deals with the charges at rest। यानी कि ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि ऐसे चार्जेस को डील करती है जो कि रेस्ट की हालत में पाए जाए। अब चूँकि हम चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चार्जेस क्या होते हैं और ये कितनी टाइप्स के होते हैं और इनकी नेचर क्या होती है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी जो है ये भी चार्जेस से मिलके बनी हुई है। इवन के हर एक चीज़ जो है वो चार्जेस से मिलके बनी हुई है। तो चार्जेस जो हैं ये बेसिकली दो तरह की होती हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो हमारे पास चार्जेस की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्जेस और नंबर 2 नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये चार्जेस जो हैं इनकी दो टाइप्स हमारे पास पाई जाती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अगर हम मज़ीद डिटेल में देखना चाहें या इनकी नेचर के बारे में देखना चाहें तो वो हम कैसे देख सकते हैं? याद रखें कि अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस को अगर हम एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। इस केस में जो फोर्स लगेगी वो रिपल्शन की होगी, यानी कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम दो नेगेटिव चार्जेस को लेके आएँ एक दूसरे के करीब तो वो भी एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे, यानी कि वो भी एक दूसरे को पीछे की तरफ जो है वो धकेलेंगे। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब एक जैसे जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज के करीब एक नेगेटिव चार्ज लेके आएँ तो ये चार्जेस भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको कहा जा सकता है। तो ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स जो है वो अट्रैक्शन की होगी। तो ये आपने इनकी नेचर के बारे में याद रखना है कि अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। लेकिन अगर आपके पास अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब चाहे आपके पास चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो आपने याद रखना है कि वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। यानी कि चार्ज जो है इसको हम आम तौर पे Q से शो करते हैं, इसको कुछ जगह पे E से भी शो किया जा सकता है। जैसे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इसको प्लस E से शो करेंगे
नेगेटिव चार्जेस जो हैं इसको माइनस ई से शो करेंगे, लेकिन इसका मतलब जो है वो सेम ही होगा, आप ई लिखें या क्यू लिखें, हर एक चार्ज के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है उसका वो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम ही पाया जाता है, और चार्ज को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो आपके सामने लिखा हुआ है कूलम। अब आपने यहाँ पे ये तो देख लिया कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब चाहे ये अट्रैक्शन की फ़ोर्स हो या रिपल्शन की फ़ोर्स हो, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर ये लगा रहे हैं, अट्रैक्शन की या फिर रिपल्शन की, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और ये फोर्स जो है ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कूलम, उसने दिया। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कूलम्स लॉ से, जो कि हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, और देखते हैं कि कूलम ने इन चार्जेस की नेचर को और इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को कैसे एक्सप्लेन किया। तो कूलम्स लॉ अब हम पढ़ेंगे। कूलम जो है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने 1874 के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से उसने ये प्रूव किया कि जो सिमिलर चार्जेस हैं या अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अब इन अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्सेस के बारे में उसने बताया कि वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम जो है वो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास कोई से भी दो चार्जेस हैं। लेट्स से एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। हमें नहीं पता कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन चाहे जो भी चार्ज हो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ज़रूर लगाएंगे, चाहे वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की हो। तो फर्स्ट करें कि फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2, और इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस पाया जाता है वो डिस्टेंस कितना है, R। तो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कूलम ने जो है वो ये प्रूव किया कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, फ़र्ज़ करें कि उस फोर्स को हम शो कर देते हैं F के साथ, तो उस कूलम्स लॉ के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो ये बता रहा है, नंबर 1, कि जो भी फोर्स इन दोनों के दरमियान लगेगी, चाहे वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की हो, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी कि Q1 और Q2। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे उतने ही इन दोनों के ऊपर लगने वाली फोर्स में भी क्या होगा, इजाफा होगा। और नंबर 2, दूसरे हिस्से में वो ये बता रहा है कि जो फोर्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान लग रही है वो असल में इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी भी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको मेजर करना हो, तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स और इनके दरमियान पाया जाने वाला जो डिस्टेंस है उसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखते हैं और देखते हैं कि कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट जो है उसमें यही चीज़ें उन दोनों ने कैसे एक्सप्लेन की हैं। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड of electrostatic force between two charges, के दो चार्जेस के दरमियान जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो क्या होता है, नंबर 1 इज डायरेक्टली proportional to the product of magnitude of charges। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जो फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली proportional to the
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 10। तो ये बहुत ही इजी सी जो है वो इसकी स्टेटमेंट है, जिसमें वो यही दो इक्वेशंस जो है उनको बता रहा है कि जो भी इन दोनों चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाएगी, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की हो, वो फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों चार्जेस को, दोनों फोर्सेस को आपस में मिला दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो कूलम्ब लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम ख़त्म करना चाहें तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में हमारे पास कांस्टेंट जो है वो मिलता है K। इस फार्मूला के अंदर F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि Q1 और Q2 इन दोनों चार्जेस के दरमियान पाई जा रही है, R है दोनों चार्जेस के दरमियान पाया जाने वाला डिस्टेंस, और K है इसके अंदर कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब बाकी सारी चीज़ें तो इस फार्मूला के अंदर जो है वो आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं कि फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के दरमियान है, Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड है, और R है इनके दरमियान पाया जाने वाला डिस्टेंस। इस K के बारे में जो है वो अब हम देखते हैं कि ये K जो है ये असल में क्या चीज़ है। इस K को हम नाम देते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट का, और इस K की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस फार्मूला के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। 1/4 पाई इसके अंदर कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। एप्सिलॉन नॉट जो है वो इसके अंदर एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में अगर हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसमें एप्सिलॉन जो है, ये वाला जो साइन है इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी, और जो नीचे छोटा सा नॉट यानी कि ज़ीरो का निशान आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है फ्री स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों चार्जेस हैं जिनके दरमियान हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर कर रहे हैं, असल में हमने उसको फ्री स्पेस यानी कि खाली जगह में रखा हुआ है, और हम खाली जगह पे उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर ये वाली वैल्यू और बाकी भी वैल्यूज़ हम K की वैल्यू में पुट करें तो देखते हैं कि K की वैल्यू क्या निकलती है। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बनेगी 1 डिवाइडेड बाई 4, पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो K की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए हमारे पास जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है वो निकलेगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो याद रखें कि ये K जो है ये फ्री स्पेस के लिए कांस्टेंट है, और ये जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है ये फ्री स्पेस के लिए, यानी कि तब जब हमने इन चार्जेस को रेस्ट की हालत में रखा हो और इन चार्जेस को हमने खाली जगह पे यानी कि फ्री स्पेस में रखा हो। तो ये जो K की वैल्यू है अगर हम इसको कूलम्ब लॉ के अंदर पुट करें तो वो हमारे पास क्या बनेगा। अभी हमने कूलम्ब लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इस K की जगह पे अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करें तो ये बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलाज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने K लिखा हुआ है और नीचे वाली जगह पे हमने K की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये है हमारे पास कूलम्ब लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर जो है वो कूलम्ब लॉ को ही मज़ीद आगे उसकी वेक्टर की फॉर्म और इफेक्ट ऑफ मीडियम जो है उसको देखेंगे।